Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and आज हम बात करने वाले हैं एरर डिटेक्शन की बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन. सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रीपोजिशन की बेसिक डेफिनेशन देखी थी, कुछ कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस देखे थे एंड हमने कुछ फिक्स प्रीपोजिशन भी डिस्कस किए थे. आज हम देखने वाले हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी चीजें हमने प्रीपोजिशन से रिलेटेड देखी है, उस पर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से अराइज होते हैं. So without further ado, let's start our session. So यहाँ पर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. तो देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या एरर हो सकता है. So let's discuss, guys. First question: the widely publicized manifesto of the new party is not much different than yours. तो यहाँ पर जो एरर होगा ये सी पार्ट में एरर होगा, क्योंकि ये जो डिफरेंट है, डिफरेंट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, कभी भी दैन नहीं आता है. डिफरेंट फ्रॉम, जैसे माई ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, डिफरेंट दैन योर्स नहीं होता है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैन नहीं, फ्रॉम. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. यहां पर देखिए क्या एरर हो सकता है. Let's discuss, guys. I was taken with surprise when I saw the glamorous Appu घर. तो यहाँ पर जो एरर है ये ए पार्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर टेकन विथ नहीं होता है, हमेशा टेकन बाय होगा. I was taken by surprise when I saw the glamorous Appu घर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. So let's discuss, guys. Man needs security and leisure of free thinking. तो यहाँ पर जो एरर होगा ऑब्वियसली इस सी पार्ट में एरर है. आई होप ये सभी से बन गया होगा. यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फॉर थिंकिंग. ओके, मैन नीड्स सिक्योरिटी एंड लेजर फॉर फ्री थिंकिंग. फ्री थिंकिंग के लिए क्या चाहिए होता है, सिक्योरिटी एंड लेजर. देन नेक्स्ट देखते हैं. दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव दैन दैट. ओके, अब यहाँ पर एरर प्रीपोजिशन का है एंड ये जो रूल था, इससे रिलेटेड रूल हम एडजेक्टिव में पढ़ चुके हैं.
So let's discuss, guys. This watch is superior and more expensive than that. तो यहाँ पर देखेंगे superior एक adjective है and ये expensive एक adjective है, okay? एंड दोनों जो है ये कंपैरेटिव फॉर्म में, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव जब यूज किए जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि यहाँ पर ये सुपीरियर एक एडजेक्टिव है एंड एक्सपेंसिव एक एडजेक्टिव है, एंड ये दोनों एडजेक्टिव यूज किसके लिए किए गए हैं? इस वॉच के लिए। तो जब दो एडजेक्टिव किसी एक पर्सन या किसी एक चीज के लिए, एक एंटिटी के लिए यूज किए जाते हैं, तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे सुपीरियर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एज पर आर डिस्कशन, है ना, जैसे कि हमने डिस्कशन किया था एडजेक्टिव में। एंड यहाँ पर ये देखेंगे एक्सपेंसिव, वॉच क्या है? एक्सपेंसिव, तो ये भी एडजेक्टिव है, इसके पहले मोर लगा है। कुछ हमने देखा था एडजेक्टिव को अगर हमें कंपैरेटिव फॉर्म में लाना होता है तो मोर लगाना होता है, तो एक्सपेंसिव को मोर लगाने के लिए, एक्सपेंसिव को कंपैरेटिव डिग्री में लाने के लिए हमने मोर लगाया है। तो एडजेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं प्रीपोजिशन। तो एडजेक्टिव में भी हमने एक रूल देखा था कि अगर कोई दो एडजेक्टिव यूज किए गए हैं तो और दोनों के लिए अलग अलग अगर प्रीपोजिशन यूज की जाती है तो दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि हमने रूल पढ़ा था वहां पर कि जब भी ये वर्ड सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, ये जब भी यूज किए जाएंगे IOR एंडिंग, इसके साथ हमने प्रीफर और प्रेफरेबल भी लिया था, इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। ही इज सीनियर टू मी, ही इज इंफीरियर टू मी, ओके, ही इज जूनियर टू मी। एंड ये जो एक्सपेंसिव वर्ड है, एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन दैन आती है। तो ये जो दैन प्रीपोजिशन है ये तो इस एक्सपेंसिव के लिए हो गई, बट यहाँ सुपीरियर के लिए प्रीपोजिशन दैन का यूज नहीं किया जाता। सपोज यहाँ कोई ऐसा वर्ड होता है जिसके साथ प्रीपोजिशन दैन का यूज किया जाता है तो बिल्कुल सही होता सेंटेंस, लेकिन यहाँ सुपीरियर के साथ दैन का यूज नहीं, ये तो दैन इस एक्सपेंसिव के साथ फिट होगा, सुपीरियर के साथ दैन नहीं जाता, इसलिए जो पार्ट गलत होगा वो कौन सा होगा? बी पार्ट गलत होगा, क्योंकि सुपीरियर के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो टू होती है। तो यहाँ सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? दिस वॉच इज सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट। आई होप इट इज क्लियर।
Next question guys, it was apparent for everyone present that if the patient did not receive medical attention fast he would die. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, it was apparent for नहीं, it was apparent to everyone. apparent मतलब क्या होता है, visible या जिसको हम देख सकते हैं, जो clearly दिख रहा है उसे हम कहते हैं apparent. तो यहाँ पर it was apparent to everyone होगा, ना कि for. ओके, तो apparent के साथ हमेशा preposition to होगा. सो एरर इज इन दी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस. ये सेंटेंस डिस्कस करें तो यहाँ पर देखेंगे, ही नोज वेरी वेल व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम बट ही इज नॉट एबल टू फुलफिल ऑल दी एक्सपेक्टेशंस. तो यहाँ पर देखेंगे, ही नोज वेरी वेल व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय हिम but he is not able to fulfill all expectation. Okay, he knows very well what is expected by him. Okay, दे यहाँ पर ये एरर नहीं होगा, सॉरी. he knows very well that what is expected from him but he is not able to fulfill all the expectation. ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है. ओके, यहाँ पर मैं एरर डालना मैंने मिस कर दिया एक्चुअली. ओके, चलो ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. माय ब्रदर हैज ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू बुक. तो यहाँ पर जो एरर है ये ऑप्शन नंबर बी में है. ऑर्डर्ड करना ही मतलब होता है किसी चीज का ऑर्डर प्लेस करना किसी चीज के लिए. तो यहाँ पर ये फॉर की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ऑर्डर अपने साथ कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लेता. देन नेक्स्ट देखते हैं. दैट ब्रूटस हु वाज his trusted friend had attacked on him caused heartbreak to Julius Caesar. तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा एरर. सो गाइज यहाँ पर जो एरर है ये बी पार्ट में है, क्योंकि ये जो वर्ब अटैक है, अटैक के साथ कोई भी प्रिपोजिशन की जरूरत नहीं होती है. अटैक करना ही मतलब किसी कर ऊपर अटैक कर देना. तो अटैक हिम यहाँ पर है, बिल्कुल सही है. इसके साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं आता, जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर के बाद भी कोई प्रिपोजिशन का यूज नहीं किया था. नेक्स्ट देखते हैं. राणा प्रताप वॉज ब्लाइंड विथ वन आई. तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब कोई सही में आंख से अंधा होता है तब ब्लाइंड विथ नहीं होता, ब्लाइंड इन होता है. सो राणा प्रताप वॉज ब्लाइंड इन वन आई.
सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन। द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्वाइटली। तो यहाँ पर देखेंगे द डॉक्टर अटेंडेड टू, अटेंडेड के साथ टू लगाया हुआ है एंड यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है किसी पेशेंट के साथ, तो यहाँ पर ये जो गलत है ये बी पार्ट में एरर है। यहाँ पर अटेंडेड अपॉन होगा। अटेंडेड टू का कब यूज करते हैं? अटेंडेड टू जब हम जैसे किसी कस्टमर को अटेंड करते हैं, सपोज किसी शॉप में जा रहे हो या किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तब हमें जब वहां कोई अटेंड करता है तब हम उसे कहते हैं अटेंड टू। ओके, लेकिन यहाँ पेशेंट की बात की जा रही है तो यहाँ पर हो जाएगा अटेंडेड अपॉन। मतलब कि किसी सुपीरियर से हम मिलने जा रहे हैं अपॉइंटमेंट लेकर, तब अटेंड अपॉन होगा। एंड जब शॉप में या रेस्टोरेंट में किसी कस्टमर को अटेंड करते हैं तब अटेंड टू होता है। नेक्स्ट देखते हैं। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर क्या एरर हो सकता है? आई वॉज शॉक्ड टू हियर, सही है, दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। डाइड ऑफ नहीं होता है, डाइड इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है। ओके, ये डाइड ऑफ कब? जब कोई डिसीज से, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर या ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, इस तरीके से। यहाँ पर बात की जा रही है एक्सीडेंट की, इसलिए यहाँ हो जाएगा डाइड इन एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइस। आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन, डॉन मतलब मॉर्निंग, टू रीच द स्टेशन इन टाइम। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? आई मस्ट स्टार्ट, एट नहीं होगा, एट तो किसी प्लेस के लिए यूज किया जाता है। ये बोल रहा है कि अर्ली मॉर्निंग में। डॉन मतलब क्या होता है? जो सबसे फर्स्ट सनराइज मतलब रेज आती है सन की, उसे हम कहते हैं मतलब अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई मस्ट स्टार्ट बाय डॉन टू रीच द डेस्टिनेशन, की सुबह ही मुझे निकल जाना चाहिए डेस्टिनेशन पे, या स्टेशन, सॉरी, स्टेशन पे पहुंचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए इस क्वेश्चन में क्या एरर हो सकता है? सो गाइज यहाँ पर अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो एरर होगा ये फर्स्ट पार्ट में ही होगा। आई शैल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन नेसेसरी डिसीजन। तो यहाँ पर बिल्कुल पुट ऑन नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आई शैल पुट अप अ नोट इन दिस रिगार्ड। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं 14th। क्योंकि गाइज यहाँ पर अगर आपको लग रहा होगा पुट ऑन क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर पुट अप होगा। पुट अप का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिस्प्ले करना
या किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, ये होता है पुटअप। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आई शैल पुट अप अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन, कि मैं ऐसा कोई नोटिस दूंगी या रखूंगी या डिस्प्ले करूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर पुट ऑन नहीं होगा, पुट अप होगा। नेक्स्ट देखिए, नन कुड डेयर टू एनक्रोच ऑन हिज राइट्स। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है। सो गाइज यहाँ पर क्या एरर होगा, नन कुड डेयर टू एनक्रोच ऑन, नहीं एनक्रोच अपॉन। एनक्रोच अपॉन मतलब क्या होता है, किसी की कोई प्रॉपर्टी या रेस्पॉन्सिबिलिटी का कंट्रोल ले लेना। ओके मतलब अपने कब्जे में कर लेना, इस तरीके का मीनिंग है। तो यहाँ पर होगा नन कुड डेयर टू एनक्रोच अपॉन हिज राइट्स, कि कोई भी उसके राइट्स नहीं ले सकता। ओके देन नेक्स्ट, द फादर ब्रॉट द स्वीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम बिटवीन हिज 5 चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर मुझे बता दो क्या एरर होगा। ये हमने डिस्कस भी किया था जब हम देख रहे थे सम कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस में। हमने डिस्कस किया था बिटवीन एंड अमंग में डिफरेंस, और हमने वहां पर देखा था बिटवीन का यूज हम सिर्फ दो के लिए करते हैं, एंड अमंग का यूज हम करते हैं मोर देन टू, जब दो से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे, फादर ने जो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए वो कितने चिल्ड्रंस में, 5। दो से ज्यादा है, सिर्फ दो होते तो बिटवीन होता, दो से ज्यादा है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमंग। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, रमन डेवलप द हैबिट फॉर स्लीपिंग लेट व्हेन ही वाज स्टेइंग इन द हॉस्टल। तो यहाँ पर क्या हो सकता है बता दो। सो गाइज ऑब्वियसली यहाँ पर जो एरर है ऑप्शन नंबर बी में है। ये भी क्वेश्चन सभी से बन गया होगा, हैबिट फॉर नहीं होगा, हैबिट ऑफ स्लीपिंग। ओके सोने की आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
So let's discuss, guys. It is the duty of every right thinking citizen to try. Okay, यहाँ तक तो सही है. Of यहाँ पर बिल्कुल सही है. Every right thinking citizen to try to make, यहाँ पर भी ये to बिल्कुल सही है. The whole world a happier place to live. Okay, error जो है C part में है. Live and live के बाद यहाँ पर आना है in. Live in मतलब रहने के लिए. तो यहाँ पर हो जाएगा a happier place to live in. मतलब एरर जो है ये सी पार्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड इन सीनियर जॉब्स इन गुड कंपनीज. तो पर्टिकुलर यहाँ पर किसी डेजिग्नेशन में अपॉइंट करने की बात की जा रही है. तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी में होगा. अपॉइंटेड इन नहीं, विल बी अपॉइंटेड टू सीनियर जॉब्स इन गुड कंपनीज. नेक्स्ट देखते हैं. माई नीस हैज बीन मैरिड विद दी रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन. तो यहां पर क्या होगा बता दो. माई नीस हैज बीन मैरिड सही है. विथ द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन. मैरिड विथ नहीं होता है कभी भी, मैरिड टू द रिचेस्ट मैन. उस पर्सन से, उस पर्सन की बात की जा रही है जिससे मैरिज हुई है. तो यहां हो जाएगा मैरिड टू द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So let's discuss this first question. The venue of examination is 1 mile further up the hill. यहाँ पर the venue of examination नहीं, एग्जामिनेशन के लिए जो मेन्यू है वेन्यू है वो. तो यहाँ क्या हो जाएगा, द वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन होगा, ऑफ एग्जामिनेशन नहीं. एग्जाम के लिए जो वेन्यू है इस तरीके से. देन नेक्स्ट देखेंगे. इन सेवरल विलेजेस फार्मर्स स्टिल गो बिफोर ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स. बिफोर मतलब क्या होता है, पहले. बिफोर एंड आफ्टर पता ही होगा, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर. तो बिफोर नहीं जाते हैं मनी लेंडर्स के, बिफोर नहीं, मनी लेंडर्स के सामने, उनके इन फ्रंट ऑफ मनी लेंडर्स. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बिफोर तो बिल्कुल नहीं होगा, एरर थर्ड पार्ट में होगा. स्टिल गो टू हो जाएगा, स्टिल गो टू ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स. यहाँ पर ये बिफोर बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन टू आएगा. ओके. इन सेवरल विलेजेस फार्मर्स स्टिल गो टू ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रूरल मासेस हैव द हैबिट अबाउट सेविंग एंड स्पेंडिंग ओनली व्हेन नीडेड. तो यहाँ क्या एरर हो सकता है. सो गाइज यहाँ जो एरर होगा ऑब्वियसली सेकंड पार्ट में होगा.
द रूरल मासेस हैव द हैबिट अबाउट सेविंग नहीं, द हैबिट ऑफ सेविंग एंड स्पेंडिंग ओनली व्हेन नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check this first question. Everyone reached the venue with time except these three girls since they live far away. तो यहाँ पर एरर जो ऑब्वियसली सेकंड पार्ट में everyone reached the venue with time नहीं होगा, on time होता है ना। The train is on time, बिल्कुल टाइम पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, everyone reached the venue on time। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A feather fell from the peacock's tail while it danced gracefully in the garden। तो यहाँ क्या हो सकता है? सो गाइज यहाँ पर जो एरर होगा ऑब्वियसली सेकेंड पार्ट में। अ फेदर फेल फ्रॉम नहीं होता, ये बोलने में देखने में सुनने में बहुत सही लगता है कि फेल फ्रॉम ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फेल फ्रॉम नहीं, फेल ऑफ द पिकॉक्स टेल होगा। उसकी टेल से नीचे गिर चुका था, मतलब सेपरेशन दिखाना होता है जब भी, तब फेल ऑफ होगा। ओके, क्योंकि उसकी वो जो टेल थी, उसकी जो पूंछ थी, वो उससे सेपरेट हो चुका था, अलग होकर गिर चुका था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेल ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या एरर हो सकता है। सो गाइज यहाँ पर जो एरर है ये सेकंड पार्ट में। अब यहाँ पर देखेंगे इतना बड़ा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन एरर बहुत बेसिक सा है। यहाँ पर ये बिटवीन नहीं होगा, यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा, अमोंग, क्योंकि बात की जा रही है मैनी कंट्रीज की, मतलब दो से ज्यादा। और जब भी दो से ज्यादा एंटिटीज की बात की जाती है तब अमोंग होता है, बिटवीन नहीं। जब ऐसा होता है कि सिर्फ टू कंट्रीज, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से, तब बिटवीन होता। लेकिन यहाँ मेनी कंट्रीज है, दो से ज्यादा है, इसलिए अमंग होगा, बिटवीन नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और एंड हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एरर जो होता है ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो गाइज यहाँ पर चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अ लकी मैन हैज वन अ $multi-million ट्रॉपिकल आइलैंड रिसोर्ट रेप्लीट ऑफ लश फॉरेस्ट इन अ यूनिक रैफल सेल। तो यहाँ पर एरर जो होगा वो थर्ड पार्ट में होगा, क्योंकि ये जो रेप्लीट होता है, ये रेप्लीट के साथ यहाँ ऑफ नहीं आएगा, रेप्लीट के साथ हमेशा विथ आएगा, क्योंकि रेप्लीट मतलब क्या होता है, फिल्ड, भरा हुआ और वेल सप्लाइड, मतलब जहाँ पर किसी चीज से वो फुल भरा हुआ हो या कंप्लीटली फिल्ड हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि रेप्लीट विथ ऑफ नहीं होगा, रेप्लीट विथ लश फॉरेस्ट। ओके, ऐसा आइलैंड जो पूरा का पूरा ये लश फॉरेस्ट से फिल्ड है, फिल्ड से पूरा कंप्लीटली भरा हुआ है। तो यहाँ रेप्लीट ऑफ नहीं, रेप्लीट विथ हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, he kept on walking for the end of the street to find out his old friend's house। तो वो एंड ऑफ द स्ट्रीट की तरफ चलता रहा, तो यहाँ पर वॉकिंग फॉर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, he kept on walking towards the end of the street to find out his old friend's house। नेक्स्ट देखिए, Fosun is a Chinese conglomerate headed from Chinese billionaire गुनांग चैंग। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, हेडेड फ्रॉम नहीं होता है, हेडेड बाय, मतलब उसके जो हेड है वो कौन है, ये सॉरी हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे हेडेड बाय चाइनीज बिलियनियर गुनांग चैंग, तो ये इनके हेड है, तो हेडेड बाय होता है, हेडेड फ्रॉम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्या हो सकता है इसका एरर। सो गाइज यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन, दे हैव वायलेटेड अगेंस्ट ऑल द रूल्स ऑफ द स्कूल। वायलेट करना ही का मीनिंग क्या होता है, टू गो अगेंस्ट, है ना, टू गो अगेंस्ट समथिंग या समवन, किसी के खिलाफ जाना ही मतलब वायलेट होता है। तो यहाँ ये अगेंस्ट का यूज करना बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है, बिल्कुल यहाँ जरूरत ही नहीं है, वायलेट करना ही किसी के खिलाफ जाना, अगेंस्ट जाना होता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दे हैव वायलेटेड ऑल द रूल्स ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, द मैन हु वाज गिल्टी विथ हैविंग स्टोलन। अगेन गिल्टी एंड गिल्टी के साथ कभी भी विथ नहीं आता, गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ आता है। तो एरर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 में। सो ये थे गाइस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड एरर डिटेक्शन। आई होप everything is clear, all concepts are clear, so thank you very much guys।